तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक नहीं, खुदा के लिए नहीं, वो बोल रहा है जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, और हीरोइन कह रही है नहीं खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। अरे मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। But they're flocking to see Kerala Story, which I haven't seen and I don't intend to see because I've read enough about it. We seem to be heading the way of Nazi Germany, where in Hitler's time, filmmakers were co-opted, attempted to be co-opted by the supreme leader. Right. To make films praising him and his what he'd done for the country. लानत है नसीर पर, लानत है आमिर पर, लानत है सैफ पर कि खुद ही कमबख्त आतंकवाद की पिक्चरों में काम करते हैं, फिक्शनल पिक्चरों में जहां पर आतंकी को मुसलमान दिखाया जाता है क्योंकि नाम और शोहरत और मुनाफा कमाना होता है, तब इस्लाम के खिलाफ इनको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि नसीर साहब ने द केरला स्टोरी को कैसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और कहा मैं नहीं देखूंगा। बहुत बड़ी घटना है ये देश की कि उनके ना देखने की वजह से इस फिल्म को वो शोहरत नहीं मिलेगी, वो बिजनेस नहीं मिलेगा, वो पहचान नहीं मिलेगी। अगर नसीर साहब देख लेते तो शायद इस मूवी का ऑस्कर पक्का हो जाता। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जब भी किसी की और कुछ इस किस्म के कलाकारों की जब कोई फिल्म आ रही होती है या कोई इनका कोई प्रोजेक्ट सामने आ रहा होता है तो जरूर ये अपने इंटरव्यूज देते हैं और उस इंटरव्यूज में जरूर ये ऐसी एक बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी बन जाए। ये मुझे इनका एक ट्रेंड नजर अब आ गया है, समझ आ गया है, और उनको मुबारक कि उनकी पोली बात पर जो वो चाह रहे थे डिबेट भी हो गए और उसके विश्लेषण पर YouTube चैनल्स पर लोगों ने अपने अपने मत भी रखे, अपने अपने पक्ष भी रखे, अपना अपना एनालिसिस भी रखा। यही तो वो चाह रहे थे। जो उनकी OTT पर सीरीज चल रही है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, उसका प्रचार करना था। तो कंट्रोवर्सी से बेहतर प्रचार और कोई नहीं हो सकता। तो इसी मुद्दे पर आज मैं भी अपना विश्लेषण करूंगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। और नसीर साहब के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा कि अगर कोई पिक्चर कोई किसी के बीच में कोई रंजिश पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है, तो पिक्चर को बैन तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसी पिक्चर को बैन कर देना चाहिए। तो भाई इनके हिसाब से अमेरिका और वियतनाम वॉर पर जहां मूलतः अमेरिकन को मोस्ट ऑफ द मूवीज में एज विलेंस दिखाया गया, वो बैन कर देनी चाहिए। बहुत सी मूवीज में वियतनामीज को एज अ विलेन दिखाया गया, उनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि अब वियतनाम और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वर्ल्ड वॉर पे या नागासाकी हिरोशिमा पे जो एटम बम मारा फेंका गया अमेरिका द्वारा, उस पे बेस सारी पिक्चरों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि अब जापान और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजीज ने और हिटलर ने ज्यूस पर अत्याचार किए, भाई उन पिक्चरों को भी बैन कर देना चाहिए क्योंकि अब जर्मनी और यूरोप के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन फर्क यह है कि जब अमेरिका का यह दिखाया गया कि जापान पे तो एटम बम अमेरिका ने फेंके और बड़ा सवालिया निशान उठाया गया कि क्यों फेंके, या एक चलो चल जाता, दूसरा क्यों फेंका और जापान को सरेंडर तक करने तक का मौका नहीं दिया, तो इस पर अमेरिकन तो विचलित नहीं होते। जब यह दिखाया जाता है मूवीज में, एक नहीं सैकड़ों मूवीज में, कि जर्मन्स ने ज्यूस के ऊपर बेइंतहा जुल्म किए, 60 लाख ज्यूस को तड़पा तड़पा के मार दिया, तो ऐसी फिल्म से जर्मन्स विचलित तो नहीं होते। बात खत्म। वो मान लेते हैं कि हमारे पूर्वजों से ये गलती हुई और वो उस गलती के साथ अपने को जोड़ के नहीं चलते और वो गलती करने वालों के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ के नहीं चलते। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 पे कोई मूवी बने, कोई ज्यूस के प्रोसिक्यूशन पे कोई मूवी बने, कोई न्यूक्लियर अटैक ऑफ जापान नागासाकी और हिरोशिमा पे मूवी बने, कोई अमेरिका और वियतनाम पर मूवी बने, इसमें किसी को भी विलेन दिखाया जाए या जो भी मार काट दिखाई जाए, कोई भी
मुश्किल से 50 साल पुरानी चीज तक से अपनी रिश्तेदारी नहीं निकालता। वो तो जलील लोग हैं, कमीन लोग हैं, गटर छाप लोग हैं जो 500 साल पुराने लोगों से भी अपने रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल तो बहुत नई बात है मेरे भाई, बहुत नई बात। और प्रोपोगेंडा से एक बात याद आती है मेरे भाई, कल ऐसे ही बैठ के देख रहा था कि प्रोपोगेंडा क्या चीज है। इस देश में आतंक पे ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बड़ा प्रोपोगेंडा चल रहा है, बड़ा प्रोपोगेंडा। तो मैंने सोचा जरा मैं कुछ विश्लेषण करूं, स्टडी करूं कि क्या वाकई ये प्रोपोगेंडा 2014, 15, 16, 19 के बाद नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रधानमंत्री बने तब से चल रहा है। स्टडी करना पड़ता है। तो मेरा ध्यान एक तरफ गया, मेरा ध्यान बॉलीवुड की तरफ गया, जहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी रोटी खा रहे हैं। विडंबना देखिए, आयरनी देखिए। अभी आप लोग को बताता हूं क्या विडंबना और क्या आयरनी है। तो साहब, जब मैंने मूवीज की लिस्ट निकाली, आतंकी, आन मैं नेटवर्क, दिल जले, फना, अग्नि, एयर इंडिया, AK-47, अमन के फरिश्ते, अनवर, अटैक्स ऑफ 26/11, बेबी, ब्लैक फ्राइडे, बॉम्बे, धमाका, दिल से, फिजा, हैदर, हाईजैक, मिशन कश्मीर, मिशन इस्तांबुल, मुल्क, वक्त हमारा है, वेडनेसडे, जमीन, कुर्बान, सैकड़ों, ये तो शायद मैंने आपको 2 दर्जन पिक्चरों के नाम बताए हैं। सैकड़ों मूवी आतंकवाद पर बनी, जो मैंने नाम बताए ये भी आतंकवाद पर बनी। पर क्या नसरुद्दीन शाह को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और उन लोगों को जो कहते हैं कि कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या उन्होंने कभी ये चीज सोची कि इन सारी फिल्म्स में आतंकी को मुसलमान ही क्यों दिखाया गया? आतंकी के माथे पर नमाज के सजदे का निशान क्यों दिखाया गया? आतंकी की दाढ़ी और मूछें साफ क्यों दिखाई गई? आतंकी अल्लाह अकबर और इस्लाम की बात करता हुआ, नारे तकबीर बोलता हुआ क्यों दिखाया गया? तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं था? क्या ये सारी फिल्म्स 2014 के बाद आई हैं? तुम सरकारों के पास क्यों नहीं गए? तुम सेंसर बोर्ड के पास क्यों नहीं गए? तुमने राष्ट्रपति को पत्र क्यों नहीं लिखे? मुसलमान और मुसलमान के लीडरान, मुसलमान जर्नलिस्ट, मुसलमान सेलिब्रिटीज, मुसलमान एक्टर्स, चरस पीने वाले मुसलमान एक्टर, तुम राष्ट्रपति के पास, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास, सेंसर बोर्ड के पास क्यों नहीं गए कि ये कैसा प्रोपेगेंडा है? आतंकवादी सिर्फ मुसलमान को हर पिक्चर में क्यों दिखाया जा रहा है? कश्मीर फाइल तो फिर भी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड थी, वो भले थोड़ी आगे पीछे थी। केरला स्टोरी भी सच्ची घटनाओं पे बेस्ड थी। तुम लड़ते रहो, 32,303 थी, पर घटना सच्ची है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और पिक्चर को बैन नहीं करा। अरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने तो, अब आप वेडनेसडे ले लो नसीर साहब की, वो एक प्योर फिक्शन मूवी थी, फिक्शनल मूवी थी, मिथक थी। ऐसी कोई किस्सा मुंबई में हुआ ही नहीं। तो नसीर साहब ने तब अपने डायरेक्टर से ये नहीं पूछा कि आखिर में जो तुम 2 आतंकी दिखा रहे हो, जिनको छुड़ाया जाता है और जिनको बाद में गोली मार दी जाती है, उन दोनों को तुम शलवार कमीज पहने मुसलमान क्यों दिखा रहे हो? तब नसीर साहब के दिमाग में ये बात नहीं आई कि इससे भी मजहब बदनाम होता है, इससे भी मुसलमान बदनाम होता है। तब नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा मुसलमानों? ये हर पिक्चर में तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि मुसलमानों को आतंकी दिखाया जाता है और तुम खुशी खुशी जाते हो और वो पिक्चर देख के आते हो। और केरला स्टोरी को रोने वालों, नसीर साहब को नजर कर रहा हूं ये बात, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को फिर से दोहरा रहा हूं कि केरला स्टोरी में तो फिर भी और कश्मीर फाइल में ये माना गया कि हाँ ऐसी कुछ घटनाएं हुई। वो फिक्शनल मानो या सिनेमैटिक लिबर्टी मानो, डायरेक्टर ने कुछ फिक्शनल चीजें उसमें जोड़ दी हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली, शब्दों का खेल है। पिक्चर आई थी कुर्बान, सैफ अली खान की, करीना कपूर की। जो केरला स्टोरी में दिखाया है वो ही दिखाया गया था कुर्बान में, कि एक मुसलमान आदमी एक हिंदू लड़की से मोहब्बत का नाटक करता है।
वो किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लेक्चरर होती है, उससे शादी करता है, फिर उसको लेके इंग्लैंड जाता है और फिर एक टेरर यूनिट का उसको हिस्सा बना देता है उस हिंदू लड़की को। अरे जाहिलों, अरे कमीनों, अरे कटर छापो, जो केरला स्टोरी में दिखाया है वो मूवी, उसका ईयर आप देख रहे हैं, मुझे ईयर एक्चुअली याद नहीं है, पोस्टर देख रहे हैं, इस मूवी में वही चीज दिखाई थी, वही चीज। प्रोपोगेंडा कोई और नहीं कर रहा, प्रोपोगेंडा तुम कर रहे हो और हम मुसलमान कर रहे हैं। ऐसी फिल्म जो मुसलमानों की हकीकत लाके सामने रख रही है, हमेशा से मुंबई इंडस्ट्री में बन रही है, उसमें नसीर भी काम कर रहे हैं, उसमें सैफ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वेडनेसडे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कुर्बान, आमिर खान काम कर रहे हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया फना, कि एक लड़की, नाबीना लड़की जो देख नहीं पाती थी, उससे आमिर खान झूठ बोलता है और आमिर खान एक आतंकी था। तो जब ये पिक्चरें बन रही थी जो प्योर फिक्शनल थी, प्योर मिथक थी, जिनमें सच्चाई का एक बाल भी नहीं था, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे कुर्बान हो और चाहे फना हो, तब तो तुमने उनको नहीं रोका, क्योंकि तुमको बिजनेस करना था, तुमको नोट और नावा कमाना था, तुमको शोहरत कमानी थी। और तो कश्मीर स्टोरी से और केरला स्टोरी से तुमको ना नावा मिला ना शोहरत मिली, तो तुम्हारे पेट में आग लग रही है और कहीं तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्चा लग रही है। मुसलमानों, प्रोपेगेंडा जितना इस्लाम के खिलाफ मुसलमान ने किया है ना, उतना बेटा किसी ने नहीं किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोल के जब तुम लोगों ने लोगों के गले काटे ना, तो उस टाइम तुम्हें ये याद नहीं था कि तुम इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। आज उस प्रोपेगेंडा को रोते हो जब वो रिबाउंड होके तुम्हारे पास आ रहा है। इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा तुम कमीन, जलील और गटर छापों ने किया है, शुरुआत तुमने की है। अब उधर से जवाब आ रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। काश जब आज से 40 साल पहले शुरू में पहली आतंकी घटनाएं इस दुनिया में और देश में शुरू हुई थी, तो तुम ये ना कहते कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तुम इन आतंकी घटनाओं को अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके जस्टिफाई ना करते। काश तुम सड़कों पर निकल आते, जैसे अब तुम कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के खिलाफ बोल रहे हो। काश तुम ऐसे तब बोले होते जब पहली बार इस देश और दुनिया में आतंकी हमला हुआ था, और जब पहली बार इस देश में आतंक पर पिक्चर बनी थी, जिसमें आतंकवादी को खुला खुला साफ साफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला दिखाया गया था, तुम सड़कों पर उतर आते, तुम गुहार लगाते राष्ट्रपति से कि हम मुसलमानों का आतंकवाद से कोई मतलब नहीं, ये गुनहगार हैं, इन्हें फांसी दे दो, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम यहाँ के सपूत हैं, हम लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन खुदा के वास्ते हमें इस तरह आतंकी ना दिखाओ, हमारा आतंक से कोई लेना देना नहीं है। उतर आते सड़कों पर, तो किसी की हिम्मत ना होती कि जितनी पिक्चरें मैंने तुम्हें आतंकवाद पर बताई हैं, जिसमें आतंकवादी मुसलमान दिखाया गया है, कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तुम्हें आतंकी दिखाता। लानत है नसीर पर, लानत है आमिर पर, लानत है सैफ पर कि खुद ही कमबख्त आतंकवाद की पिक्चरों में काम करते हैं, फिक्शनल पिक्चरों में, जहां पर आतंकी को मुसलमान दिखाया जाता है, क्योंकि नाम और शोहरत और नावा कमाना होता है, तब इस्लाम के खिलाफ इनको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता। तो अपनी बात खत्म करने से पहले आखिरी बात बता दूं, काश जब कश्मीर में पहली बार आतंकवाद हुआ था, 2 लाख मुसलमानों ने दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी को घेरने का कोशिश की होती, प्रोटोकॉल के चलते हमारी पुलिस तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी को घेरने ना देती, तुम सफ़ेद सफ़ेद टोपियां पहने होते, तुम पाकिस्तान के पुतले जला रहे होते, तुम पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते, पुलिस टीयर गैस फेंक रही होती, पूरा दुनिया का मीडिया देख रहा होता कि देखो ये है भारत का मुसलमान। पाकिस्तान में ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो सबसे पहले ये सफ़ेद टोपी वाला निकला पाकिस्तान की एम्बेसी को घेरने के लिए, और पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। क्या मैसेज जाता पूरी दुनिया में इस देश की एकता का, और क्या मैसेज जाता पूरी दुनिया में तुम मुसलमानों का। और फिर इस देश का प्रधानमंत्री कहता
कि इस देश के राष्ट्रभक्त अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। और अगर मुझसे कहते हो कि तू ड्राइंग रूम में बैठकर या स्टूडियो में बैठ के ज्ञान बांटता है, तूने ये क्यों नहीं किया? धोखा खा जाओगे। किया। 2 बार तुम्हारे भाई ने विधानसभा पे, आज नहीं, आज से कहीं पहले, कई वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले आतंकवाद और परवेज मुशर्रफ के पुतले जलाए, मुसलमान भाइयों को साथ लेकर, और उसके खिलाफ बोला। वो बात अलग है, मुश्किल से 20-25 मुसलमान जमा हो पाए थे। 200 को मैंने फोन किया था, पर 20-25 आए थे। आए तो थे। उसी टाइम इसी तरह की लीडरशिप अगर हमारी कंट्री में आ गई होती तो आज आतंकवाद का और पाकिस्तान का पुतला जलाने के लिए 2-2 लाख मुसलमान खड़ा हो रहा होता। लेकिन तब भी मुझे मुसलमानों ने दलाल बोला, जैसे आज दलाल बोल रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुसलमानों सिर्फ एक आदमी ने किया है, वो खुद मुसलमान ने। आज से 30 साल पहले, बल्कि 40 साल पहले एक पिक्चर आई थी, तलाक, निकाह, सॉरी, वो पाकिस्तान की हीरोइन थी, आप उसका पोस्टर देख रहे हैं। वो पूरी पिक्चर तलाक के बिद्दत, तलाक पर बेस्ड थी कि तलाक मुसलमान अपनी औरतों को कैसे दे देते हैं। अरे शायद तब तो नरेंद्र मोदी जी राजनीति में भी नहीं आए थे जब ये पिक्चर आई थी निकाह। और इसका सीन था, वो क्या नाम है उस हीरो का, वो बोल रहा है जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, और हीरोइन कह रही है नहीं खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तो भैया ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए भाजपा ने तो पैसा लगाया नहीं था, नरेंद्र मोदी ने तो लगाया नहीं था, तो तब ये पिक्चरें क्यों बनती थी? तो अपनी बात खत्म करूंगा इस पैगाम के साथ मुसलमानों की, अंग्रेजों ने इस भारत पर हुकूमत की और आज तक या कुछ दिन पहले तक अंग्रेजों पर इतनी पिक्चरें बनी हैं, उनके जुल्म पे, उनकी गंदगी दिखाते हुए क्रांति बनी थी। हेमा मालिनी को उसमें प्रेग्नेंट दिखाया था और अंग्रेज उसके पेट पे लात मार रहा है, और ना जाने कितनी बनी हैं। लेकिन आज ब्रिटेन से भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं और ये मूवीज ब्रिटेन में भी रिलीज हुई हैं, भारतीय उन्हें देखने गए हैं, लेकिन अंग्रेज विचलित नहीं हुए। पता है अंग्रेज विचलित क्यों नहीं हुए? पता है नाजीज पर जब पिक्चर बनती है तो जर्मन्स विचलित क्यों नहीं होते हैं? पता है जो वियतनाम के अमेरिका की बॉम्बिंग पर मूवीज बनती हैं तो अमेरिकन विचलित क्यों नहीं होते हैं? पता है जब वर्ल्ड वॉर पर पिक्चर बनती हैं तो नेशंस विचलित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका दिल, उनका ईमान, उनकी नीयत साफ है और वो पहले हुए गुनाह, पाप और गंदगी से अपनी रिश्तेदारी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जोड़ते हैं। जिस दिन तुम मुसलमान गंदगी से अपनी रिश्तेदारी जोड़ना छोड़ दोगे, उस दिन मेरी तरह इस तरह की पिक्चरों को तुम एजुकेशनल मानोगे, सोशल मानोगे, फिक्शनल भी मान सकते हो, लेकिन तुम कम से कम विचलित नहीं होगे। गंद तुम्हारे चेहरे पर है और आरोप शीशे पर लगाते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।